नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की सियासत के साथ। हरियाणा के सियासी हलचल पर अब सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। कहा, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हरियाणा में राजनीतिक माहौल बिल्कुल ठीक है और सियासी अटकलों में कोई दम नहीं है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ये मनोहर लाल खट्टर की ओर से कहा गया। और किसानों पर दर्ज केसों पर मुख्यमंत्री बोले कि केस वापस करना पुलिस का काम है, सरकार का नहीं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। अमित शाह से मुलाकात पर बोले सीएम मनोहर लाल की कृषि कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बातचीत हुई है। इसके अलावा 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में सियासी हलचल देखने को मिल रही थी, क्योंकि निर्दलीय विधायकों के साथ भी जो लंच डिप्लोमेसी सीएम की देखने को मिली, उसके बाद जो सियासी अटकलें थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इन अटकलों में कोई दम नहीं है, ये कहा है मनोहर लाल खट्टर ने। और साथ ही ये भी कहा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हरियाणा में राजनीतिक माहौल बिल्कुल ठीक है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की गई मनोहर लाल की ओर से, और साथ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। और इस दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा की गई, क्योंकि हरियाणा में भी कृषि कानूनों को लेकर जो लोगों का और खासतौर पर किसानों का विरोध वो बढ़ता जा रहा है। करनाल के कैमला में जिस तरह की घटना हुई, सीएम के प्रोग्राम का जिस तरह से विरोध किया गया किसानों की ओर से, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और इस दौरान जो मामले दर्ज किए गए हैं उस पर सीएम ने कहा कि मामले वापस करना, केस वापस करना पुलिस का काम है, ना कि सरकार का। एक कमेटी बनाई है और आगे की बातचीत उस कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कमेटी रिपोर्ट देगी और उसमें से आगे सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो इस प्रकार के सारे विषय को लेकर के सब बातचीत हुई और जिस प्रकार 26 जनवरी के कार्यक्रम भी ठीक से हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव है और राष्ट्रीय उत्सव पर मैं समझता हूं कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई सरकार का ऐसा कार्यक्रम नहीं है। ये राष्ट्रीय उत्सव कार्यक्रम सारे देश भर में होते हैं, ये भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। किसानों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसमें विश्वास भी दिलाया है कि ये सारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक होंगे। तो इस प्रकार की सारी बातचीत में से ये आशा की जाती है कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास की व्यक्त किया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने जो डायरेक्शन उनको दी है उसी का ही एक सारांश है। Chief Minister has already spoken about each and every point. सर, आपको लग रहा है कि कोई खतरा है सरकार को? मैं तो ये मानता हूँ मजबूती से सरकार चल रही है। हाँ। जहाँ किसान की बात आई थी, एक एक विषय पर चर्चा हुई है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको रिजॉल्व करेगी। आपके किसानों की जो आपके नेता है उनका कुछ है पक्ष जहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं बीजेपी के साथ? मैं तो ये मानता हूँ कि मजबूती से एक एक विषय के ऊपर हमारे लोगों ने काम किया। तो कृषि कानूनों को लेकर जहां एक और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मसले के हल के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दो टूक कह दिया कि अगर समस्या का समाधान चाहिए तो कमेटी का सहयोग करना होगा। जब घंटों की बैठक और महीनों के आंदोलन से खेती कानूनों का मसला सुलझने के बजाय उलझता चला गया, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मारी और केंद्र सरकार को झटका देते हुए उन कानूनों को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जिनकी वजह से सरकार और किसानों के दरमियान दिल्ली की सरहदों पर टकराव के हालात बने हुए हैं। तस्वीर तो एक दिन पहले ही साफ हो चुकी थी, बस इंतजार था रस्मी ऐलान का, जो मंगलवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिर कर दिया। मोदी सरकार के बनाए तीनों खेती कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी संसद से पास कानून फिलहाल देश में लागू नहीं रहेंगे। कई घंटों की जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा हालात में कानूनों पर रोक लगाना ही एक विकल्प है जो अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दूसरा हिस्सा उस कमेटी को लेकर है
जिसके जिम्मे अब तीनों कानूनों का भविष्य होगा। किसान संगठनों के ऐतराज और इनकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI के डायरेक्टर प्रमोद जोशी, जाने माने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल धनवंत को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई ये एक्सपर्ट कमेटी इस कानून का बारीकी से अध्ययन करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर ही कानूनों को लेकर कोई आखिरी फैसला होगा। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र के ऐतराज को दरकिनार करते हुए कानूनों के अमल पर रोक का फैसला सुनाया है। साथ में किसान संगठनों को भी दो टूक कह दिया है कि कमेटी समाधान की तलाश के लिए है, न कि किसी तरह की मध्यस्थता के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत में शामिल नहीं होगी, बल्कि अलग से कानून की खामियों और उस पर किसानों के ऐतराज के बारे में तथ्य जुटाकर अदालत के सामने पेश करेगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो उधर दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही कमेटी में शामिल सदस्यों पर भी सवाल उठाए हैं। अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए भी किसानों ने ऐलान कर दिया है। हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए, पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन, पार्लियामेंट शुड डिस्कस, राज्यसभा में डिस्कस करें और उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी। हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है। ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं। इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। तो सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरफा बता रही है तो आम आदमी पार्टी इसे किसानों की बड़ी जीत। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। किसान आंदोलन के समाधान की तलाश में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि फैसला एक तरफा है, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी अदालत कानूनों पर रोक लगा रही थी, तब अदालत में किसानों का कोई भी वकील मौजूद नहीं था। पहली गल ते सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। कांग्रेस को तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर भी ऐतराज है। उनका तर्क है कि जमीनी हकीकत जानने के लिए बनाई गई समिति में सरकार के ही लोग हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मान करते हैं, फिर अगर किसान वहां पे जाके उसके सामने पेश होने की जो बात है, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम ऐसी किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे जिसका मसला सरकार की विश्वसनीयता का है। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे है। आप नेताओं की भविष्यवाणी है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से आंदोलन खत्म नहीं बल्कि और लंबा चलेगा, क्योंकि लड़ाई कानूनों को रद्द करवाने की है। ਸਮਝਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। हालांकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से
किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज़ नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार है। किसान आंदोलन ने तमाम गैर भाजपाई दलों को 2022 का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इसीलिए इन दलों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नुक्ताचीनी और नाउम्मीदी जाहिर करना शायद ही किसी को हैरान करे, क्योंकि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक ये सियासत चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना महामारी की, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और अब 16 जनवरी से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भी देश के कोने कोने तक पहुंची जा रही है और फिलहाल देश के कुछ राज्यों में कोरोना पर वार करने के लिए मेडिसिन पहुंचाई जा चुकी है। ये विश्व पटल पर भारत की विजय है। ये कोरोना पर वार का दीदार है। कोरोना ने जो कत्लेआम मचाया, ये उसके अंत की शुरुआत है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की खेप निकल चुकी है और देश के कोने कोने में इस दवाई को पहुंचाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खेप पहुंच गई है। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है, जबकि चंडीगढ़ भी यह खेप पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम खड़े हैं और इंडिगो एयरलाइंस में जो वैक्सीन है पंजाब की और चंडीगढ़ की जो वैक्सीन का लॉट है वो यहाँ पर पहुँच गया है। हालांकि वैक्सीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वेलफेयर की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर लग चुकी हैं और वैक्सीन का जो पहला अगर हम बात करें पंजाब के लिए 2,16,000 वैक्सीन और चंडीगढ़ के लिए 12,000 जो वैक्सीन यहाँ पर पहुँची है। और अब तैयारियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ लग चुकी हैं, जो इनकी जो वैन्स हैं, स्पेशल वैन्स हैं, उनको लगा दिया गया है और उसके बाद अब वैक्सीन का जो पहला लॉट है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला जारी है। ज्यादातर जगहों पर वैक्सीन को फ्लाइट से भेजा जा रहा है। पुणे एयरपोर्ट से 9 फ्लाइट्स के जरिए वैक्सीन के 478 बॉक्स में करीब 56.5 लाख डोज दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ भेजे गए। यहाँ से इन बॉक्स को हर जिले में स्पेशल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के समय इन्हें टीका केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन को एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर तक Z+ सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा है। ये दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। फिलहाल देश में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, जबकि 4 पर अभी काम जारी है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम
50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। दिल्ली में 89 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगेगी, जहां पर पहले चरण में ये वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी सीरम इंस्टीट्यूट को कुल 1.1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 5 से 6 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल शुरुआती फेज में ही होना है। कोरोना वैक्सीन की खेप सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई तो स्पेशल ट्रक में इन्हें रवाना किया गया, साथ ही इन पर GPS लगाया गया और पुलिस की गाड़ियां भी सप्लाई के दौरान इनके साथ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की, जिसने एक बार फिर से करवट ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है। हालांकि हिमाचल में ठंड बढ़ने के साथ ही पर्यटन कारोबार भी अपने चरम पर रहता है। बड़ी तादाद में सैलानियों का पहुंचना जारी है। हालांकि ठंड से स्थानीय लोगों की परेशानी तो बढ़ ही जाती है, लेकिन जो पर्यटक हैं उनके लिए ये मौसम जो है वो काफी खुशनुमा और सुहावना हो जाता है। ऊपरी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन मनाली में तापमान सुबह शाम माइनस में पहुंच जाता है। हालात ऐसे बन गए हैं कि नदियां नाले वहां पर जमने शुरू हो गए हैं और स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, मौसम का मिजाज कैसा है, जान लेते हैं। मनाली से सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हैं। तो सचिन, सबसे पहले तस्वीरें देखना चाहेंगे, कहां हैं इस वक्त आप और मौसम का मिजाज कैसा है, किस तरह की परेशानियां स्थानीय लोगों के लिए और पर्यटन कारोबार के लिए किस तरह से ये ठंड सौगात बनकर आई है? जी अमृत, देखिए अगर मैं आज के तापमान की बात करूं, मनाली में आज जो है तापमान -3 के करीब यहाँ पर दर्ज किया गया है। मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, ऐसे में जो है मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि जिस तरह मौसम साफ है, लेकिन ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं इसमें की बात करूँ, अक्सर देखा जाता है कि लोहड़ी के पर्व के दौरान जो है यहाँ पर घाटी में बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार जो है अभी बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ बना हो, जिससे कहीं ना कहीं मनाली घूमने आने वाले पर्यटक थोड़े निराश जरूर हो गए, क्योंकि इस बार उन्हें जो है लोहड़ी के पर्व पर जो बर्फबारी के दीदार नहीं हुए। लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में जो काफी बर्फबारी बीते दिनों हो चुकी है, जिसके बाद जो है पर्यटक यहाँ पर आकर जो बर्फ का खूब लुत्फ ले रहे हैं। हम कह सकते हैं जिस तरह ये घाटी में जो बर्फबारी यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं ये बर्फबारी जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद काफी संख्या में जो है पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं और अभी भी जो पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी, जिससे जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग वो काफी खुशी की नजर यहाँ पे आ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह बीते मार्च महीने से जो है कोविड के कारण पूरा पर्यटन कारोबार ठप पड़ा था, लेकिन जिस तरह जो बर्फबारी नवंबर के महीने से यहाँ पे आरंभ हुई, तो उसके बाद जो है काफी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच चुके और यहाँ पर आकर जो बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि दिखते काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह तापमान माइनस में जा रहे हैं, तो इससे ऊपरी क्षेत्रों में जो है पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, पीने के पानी की, क्योंकि पानी की पाइपें जो है जमती जा रही है और इसके अलावा नदी नाले वो भी यहाँ पर जमते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें यहाँ पे, लेकिन जो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं या पर्यटन कारोबारी है वो कहीं ना कहीं काफी खुश है, क्योंकि यह बर्फबारी जो यहाँ के कारोबार को लेकर जो काफी बड़ी सौगात लेकर यहाँ पर आई और अभी भी जो यहाँ पर मनाली के होटल जो अधिकतर पैक चल रहे हैं और अभी भी जो है काफी संख्या में जो पर्यटक मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मायूसी पर्यटकों में जरूर है, क्योंकि जो है इस बार लोहड़ी के पर्व पर जो है यहाँ पर बर्फबारी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों तक जो है यहाँ पर बिल्कुल मौसम साफ बना रहेगा। जी अमृत। जी सचिन, शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बर्फबारी तो मनाली में नहीं हो रही है, लेकिन ठंड और कोहरा इस कदर है कि माइनस में तापमान सुबह शाम चला जाता है और स्थानीय लोगों की परेशानियां जैसे कि तैसे बरकरार हैं। हालांकि बर्फबारी ना होने के कारण जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो थोड़े निराश जरूर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ।